अशोक सिंघल के पास चलते हैं। कन्नौज में बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक उनके साथ मौजूद हैं। बातचीत कीजिए अशोक। हाँ बिल्कुल, चित्रा सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद है। अभी भी वोट डाल के सुब्रत जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में आपके? नहीं देखो भाई, अभी अगर आप देखो तो देश में चुनाव का एक ही मुद्दा है नरेंद्र मोदी। हमारे लोगों के लिए है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और इन लोगों के लिए है मोदी को प्रधानमंत्री हटाना। कुल मिलाकर जो कन्नौज में जो स्थिति है, तो कन्नौज की वस्तुस्थिति ये है कि हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और अखिलेश जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ये चुनाव में देश की जनता मोदी जी के साथ है, तो कन्नौज की जनता भी मोदी जी के साथ है। अखिलेश भी आपके सामने आ गए। पिछली बार डिम्पल को आपने हराया था, लेकिन अखिलेश के आने से आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? अखिलेश जी क्या देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? अखिलेश जी क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। मुख्यमंत्री का यह चुनाव नहीं है, तो क्या कर लेंगे अखिलेश जी? उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर लेंगे? तो बहुत स्वाभाविक है कि ये कन्नौज की जनता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। एक आखिरी सवाल, दो लड़के साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने से क्या फर्क पड़ने वाले? पिछली बार बीएसपी साथ थी समाजवादी पार्टी के, इस बार अलग अलग लड़ रही है, लेकिन राहुल और अखिलेश साथ में कैंपेनिंग और यहाँ भी उन्होंने रैली की थी। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 2017 में भी तो एक हुए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि वो तो जब मुलायम सिंह जी के खिलाफ सदैव कांग्रेस रही, कांग्रेस ने उनकी हत्या तक का भी षड्यंत्र रचा, और 2017 में उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की हार के बाद में कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही, मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया, जनादेश तो उनको मिला था। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर होता तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता और सरकार बनाता। तो कुल मिलाकर जब उनके पिताजी ही उनसे सहमत नहीं थे, तो फिर आगे आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कांग्रेस के साथ उनको क्या मिलने वाला है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस बार? नहीं देखो, पूरी तरीके से आप स्पष्ट है ना, हमने क्या कहा कि अखिलेश जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम और कन्नौज की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चित्रा आप देख सकते हैं सुब्रत पाठक का कहने की मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता वोट डाल रही है, जबकि अखिलेश ना तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं ना मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 5,63,000 वोट मिले थे सुब्रत पाठक को। 2019 में 5,50,000 मिले थे डिम्पल यादव को, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को वो हराने का दावा कर रहे हैं सुब्रत पाठक। क्या कन्नौज की सीट को कायम रख पाएंगे 19 की तरह? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें, बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में। एक बार मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी के साथ कोई कैंडिडेट भी है। मौसमी, जरा बातचीत कीजिए, माहौल क्या है जहां पर आप मौजूद हैं? मौसमी, बताया जा रहा है कि अभी नहीं है हमारे साथ। शशि भूषण के पास चलते हैं। बेगूसराय, गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है, लेफ्ट के कैंडिडेट उनको हरा देने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल बेगूसराय में वोटिंग की क्या है स्थिति, शशि? देखिए चित्रा, सीधे तस्वीरें जोड़ते हैं। मुंगेर लोकसभा सीट के लिए वोटिंग कर दी गिरिराज सिंह ने, और वो बेगूसराय आ गए, और हम भी इस वक्त बेगूसराय इलाके में हैं। देखिए बेगूसराय लोकसभा सीट पर वोटिंग की जो पहली तस्वीर है वो क्या है? महिलाओं की लंबी कतार है, और ये कतार अपने आप में बताती है कि आगे वोटिंग का परसेंटेज क्या रहने वाला है। ये तकरीबन 9 बजने वाले हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर कुल 3-4 बूथ हैं, और सभी बूथ पर कम से कम 50 लोग लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है, और कोशिश ये है कि सभी की किसी तरह से जो मतदान है वो समय कर लिया जाए। और यहाँ कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, उनका ये कहना है कि पहले वो जलपान नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे और मतदान के बाद ही जलपान करेंगे। तो सुबह सवेरे वोटिंग जो है वो पहला काम है। लोग अपने घरों से निकले हैं, वोटिंग कर रहे हैं, अपने घरों को लौटेंगे, फिर बाकी का काम निपटाएंगे। क्योंकि छुट्टी का भी दिन होता है मतदान के दिन, तो उसको भी एंजॉय करने की प्लानिंग है। बेगूसराय में इस बार उम्मीद है कि पहले की तुलना में शायद ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि हर जगह इसी तरह की कतारें दिख रही हैं मतदाताओं की। लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर बेगूसराय से निकल के आ रही है। बिहार के मौजूदा चरण के जो चुनाव, मौजूदा चरण में जो 5 सीटों पे वोटिंग हो रही है इस वक्त, उसमें बेगूसराय में जबरदस्त उत्साह है वोटर्स के बीच में। चित्रा, भूमिहारों का गढ़ माना जाता है बेगूसराय, और इसी वजह से एक बड़े भूमिहार चेहरा गिरिराज सिंह को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया। पिछली बार बड़े मार्जिन से कन्हैया कुमार को उन्होंने मात दी थी। इस बार उस मार्जिन को और ज्यादा बढ़ाने की बात उनकी ओर से कही गई है।
सुबह सुबह हमारे संवाददाता शशि भूषण ने उनसे बातचीत की है, सुनते हैं गिरिराज सिंह को। ये दो मुहा होगा कि हिंदुओं को, हिंदू पिछड़े का नौकरी छीनेंगे और दूसरे तरफ पूरे परिवार मलाई खाएंगे और मुसलमानों को आप आरक्षण देने की बात करेंगे। ये अब नहीं चलने वाला है। तो यूपी में साक्षी महाराज हो या गिरिराज सिंह हो बेगूसराय से, दोनों ये बता रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिमों का आरक्षण नहीं चलने वाला है। उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है। शशि, इस मुद्दे पर पड़ेंगे वोट? देखिए, कुछ वोटर्स हैं हमारे साथ जो वोटिंग कर चुके हैं और हम ये नहीं पूछते हैं कि कौन किसके लिए मतदान कर रहा है, मुद्दे क्या है, ये सवाल हम जरूर पूछते हैं। बेगूसराय में इस बार आप लोगों ने वोट कास्ट किया, क्या मुद्दा है, जरा बताइए। विकास, बेगूसराय का विकास। तो विकास हुआ है यहाँ पे बेगूसराय में? बहुत ज्यादा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा विकास बेगूसराय का हुआ। बेगूसराय में ये सरकार बहुत ज्यादा विकास किया। हम लोग को एनटीपीसी, खाद कारखाना, रिफाइनरी विस्तार, दो पुल, अब इससे ज्यादा और क्या विकास चाहिए। इस बार क्या स्थानीय मुद्दा भी है या राष्ट्रीय मुद्दा? जो राष्ट्रीय में यहाँ विकास का मुद्दा है, नीतीश के नाम पे यहाँ वोट दिया जा रहा है। मतलब विकास कुछ और आगे होना है या विकास जो हुआ है उस पर? बहुत हुआ है, बहुत हुआ। विकास के नाम पर बहुत गंगा बही है। हर की पौड़ी की तरह सिमरिया घाट में जानकी पौड़ी बन रही है। सिमरिया पुल में 2-2 लाइन का पुल बन रहा है। फर्टिलाइजर जीर्णोद्धार था, मृत प्राय था, वो बन के तैयार होकर वो उत्पादन देना शुरू कर दिया है। एनटीपीसी का है 500 मेगावाट का, फिर यहाँ से लगाया जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है चित्रा कि जब आप यहाँ आम वोटर से बात करेंगे, किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं, जब आम वोटर से बात करेंगे तो वो विकास जो हुआ है इस इलाके में, बेगूसराय में खास तौर पे जो बरौनी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे, और जो बाकी पुल का निर्माण और बाकी चीजें जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, उनको वो जुबान पे वो चीजें याद है। तो ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात दिखती है। जहां बिहार को लेकर कहा जाता है कि जाति पर वोट पड़ते हैं और बाकी चीजें, वहां ये मसला बेगूसराय में अगर आकर दिखता है तो समझा जा सकता है कि अब कैसे बदलाव का दौर आ रहा है। चित्रा, ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप बेगूसराय जाएंगे पटना से होते हुए आगे, तो आप पाएंगे कि विकास के बहुत सारे ऐसे कामकाज हैं जो किए गए हैं। अमीर जिलों में भी बेगूसराय की गिनती होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं आ जाती हूँ संगीत रागी जी। अब मैं खुद बेगूसराय होकर आई हूँ, मैंने खुद देखा है वहां पर विकास के बड़े बड़े काम किए गए हैं। आज जनता भी इस बात को बता रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा काम मोदी की सरकार में हुए हैं। गिरिराज सिंह 2019 से वहां से सांसद हैं। फिर ये हिंदू मुसलमान ले आने की क्या जरूरत है, ये कहते हुए कि इनकी जनसंख्या हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे पर वोट पाएंगे? देखिए, 3 टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। एक तो बोलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंसा के बारे में बात शुरू की गई थी। तो देखिए, ये राजनीतिक हिंसा की संस्कृति जो है वो वामपंथ से आया, और उस समय बंगाल के अंदर साइंटिफिक रिगिंग टर्म एक क्वाइन किया गया था। बोलपुर से सोमनाथ चटर्जी लड़ा करते थे चुनाव, और आपको याद होगा कि 98-99 ऐसे परसेंटेज ऑफ वोटिंग वहां पर हुआ करता था। जब से ईवीएम आया तब से वहां पर थोड़ा सा इस चीजों में सुधार आया। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति वामपंथ ने वहां खड़ा किया था, टीएमसी ने लगभग उसी को आत्मसात कर लिया काडर के साथ। तो आज वही दिख रहा है। और वाकई में टीएमसी के कार्यकर्ता, नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने राजनीतिक संस्कृति की बात की। बिहार में वो वाकई गायब हो गया है। बिहार में उस ढंग से नहीं हुआ है, और उसका बहुत बड़ा कारण जो है, जो डोमिनेंट पावर जिसको कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट जो होता था पहले, जो अपर कास्ट में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये तीनों लोग जो थे वो मूलतः इस प्रकार के बूथ लूटने वाले में काम करते थे। अब यादव उतना ही डोमिनेंट कास्ट होकर के इमर्ज कर पाया है। और नतीजा यह है कि रफली बैलेंस कर रहा है वहां पे। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की इस राजनीतिक संस्कृति अब बिहार से करीब करीब गायब हो गया है। देश में पहली बार बूथ लूट की अगर घटना हुई थी तो वो बेगूसराय में ही हुई थी। अगर मैं बेगूसराय पे आता हूँ, बेगूसराय सीपीआई का गढ़ हुआ करता था। एक समय उसको कहा जाता था बिहार का वो लेनिनग्राद है, क्योंकि वो भूमिहारों और सवर्णों की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद तो जीती ही नहीं है सीपीआई वहां पर अभी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक समय कहा जाता था, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ है। लेकिन सीपीआई बार बार क्लेम करती है कि वो लेनिनग्राद रिक्लेम कर दे, लेकिन आज के दिन में वो स्थिति नहीं है। और गिरिराज सिंह सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गिरिराज सिंह या साक्षी महाराज यदि बोल रहे हैं तो उस दिशा में बोल रहे हैं जो कि कई मामलों में वो उसे आप कह सकते हैं तथ्यात्मक बातों भी कर रहे हैं।
कि देखिए पॉलिटिकल इस्लाम का खतरा इस देश के लिए है। ठीक है। बड़ा बड़ा जितनी आबादी बढ़ रही है मैं एक बार उसके आशुतोष खतरे जी से एक टिप्पणी ले लेती हूँ है। इसकी। आशुतोष जी तो जानते हैं कि हमारे खिलाफ ही टिप्पणी करेंगे, मुझे मालूम है। दोनों पक्षों की बात हो जाएगी ना लेकिन इसलिए। देखिए साक्षी महाराज का आप देखिए, पाकिस्तान कैसे बना, अफगानिस्तान हिस्सा से कैसे कट गया। जो लोग कहते हैं ना कि हजारों साल में हिंदुओं का क्या हुआ, ठीक है। बांग्लादेश आपका हिस्सा था, कट गया। अफगानिस्तान आपका हिस्सा था, कट गया। ठीक है। पाकिस्तान अभी आपका चुनाव पर ही हिस्सा रह था, लेते हैं, कट गया। ठीक है। तो ये जो सेपरेटिज्म है, एलिमेंट ऑफ सेपरेटिज्म है, वो पॉलिटिकल इस्लाम की पूरी दुनिया में है। ठीक है। अभी यहाँ पर गिरिराज सिंह हो, साक्षी महाराज हो, ये अब जनसंख्या, मुस्लिमों की बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तमाम और मुद्दे उससे जुड़े हुए गिना रहे हैं। लेकिन जाति क्या आज भी सच है आशुतोष जी? क्योंकि पिछले 10 चुनाव अगर सिर्फ बेगूसराय के हम देखें तो वहां पर 9 चुनाव सिर्फ भूमिहार जाति के लोग ही जीते हैं। बिहार आज भी क्या उससे निकल नहीं पाया है? बट एक टिप्पणी मैं साक्षी महाराज पे जरूर करूंगा। साक्षी महाराज वो शख्स है जिनकी तारीफ हमारे दोस्त संगीत रागी जी कर रहे थे। उन्होंने नाथुराम गोडसे को देश का बड़ा देशभक्त बताया था। मैं उनको नहीं तारीफ कर रहा था, ये भी कहा था कि स्टेटमेंट के विश्लेषण कर रहा था। तो वो नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं और हिंदू औरतों से कहते हैं कि आप 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करिए क्योंकि आबादी बढ़ानी बहुत जरूरी है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या टिप्पणी की जाए और उनके बारे में क्या टिप्पणी की। जहां तक सवाल इस बात को लेकर जाति, देखिए दुनिया में छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो बिना जाति के आधार पर हो ही नहीं सकती और होती भी नहीं। कोई भी राजनेता कह ले कि वो जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं करते हैं। पहला काम होता है जब टिकटों का बंटवारा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता किया जाता है, वह किस जाति के कितने लोग हैं और कौन सा कैंडिडेट वहां पे खड़ा करें जो जातियों का समीकरण कर। वो सारे लोग हिपोक्रेट लोग हैं जो कहते हैं जातियों के आधार पर ना तो राजनीति करते हैं, ना जातियों का कंसिडरेशन आधार टिकट बांटते हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी भी आज उसी ढर्रे पर आ गई है और टिकट बंटवारे में उसी तरीके से करती। तो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट हो, सीपीआई हो, सीपीएम, सब लोग जातियों के आधार पर ही करते हैं और जातियां ही दरअसल अगर उनका बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है, लेकिन कुछ दूसरे एक्सट्रीमिस्ट मुद्दे जब आते हैं तब जातियों का कंसिडरेशन भी थोड़ा बदलता है। अदरवाइज जातियों के आधार पर ही वोट पड़ता है। शशि जी, अब आपके पास आते हुए, लेकिन पिछले 2 बार के चुनाव में लगातार ये दावा किया जाता रहा है बीजेपी की ओर से कि नहीं, जाति के आधार पर मोदी को वोट नहीं देते, सबका वोट उनको हासिल होता है। इस बात में कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? और मौजूदा जो वक्त है, जातिगत जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की विपक्ष की ओर से कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है कि उस मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं? देखिए चित्रा, ये इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, लेकिन ये सच है कि भारत में जाति प्रथा एक सच्चाई है। और ये सच्चाई कभी कभी जब एक स्ट्रांग लीडरशिप या एक स्ट्रांग परसेप्शन पॉलिटिक्स में उभरता है तो कुछ क्षणों के लिए, कुछ चुनावों के लिए धूमिल पड़ जाती है। लेकिन इस चुनाव में लौट कर आई है और जो लोग क्रांति की बातें करते हुए आए उन्होंने भी अपने चुनाव जीतने के लिए बाद में जातियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो इस सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दूसरी बात, मैं चूंकि इस सारी डिबेट को काफी देर से सुन रहा हूं और नेताओं के बयानों को सुन रहा हूं, ये किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं एक आर.के. लक्ष्मण की बात आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया बात उन्होंने बरसों पहले कही थी, आई स्टॉप्ड मेकिंग कार्टून्स ऑफ पॉलिटिशियंस आफ्टर कार्टून्स बिकेम पॉलिटिशियंस। मैंने राजनीतिज्ञों पर कार्टून बनाना बंद कर दिया तब से, जब से कार्टून ही राजनीतिज्ञ होने लगे। मैं फिर कह रहा हूं, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है, ये आर.के. लक्ष्मण है। और रही बात, बंगाल की बात हो रही थी, वामपंथ के गढ़ की बात हो रही थी। अचानक मुझे जब ममता आई थी तब उस समय लोगों को एक उम्मीद हुई थी कि वो एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगी बंगाल में। तो किसी ने एक डायलॉग बोला था और वो जवानी में देखी हुई फिल्म थी रानी मेरा नाम, उसमें सुनील दत्त का आखिरी डायलॉग था कि जो लोग दूसरों को मारना जानते हैं उन्हें खुद भी मरने की कला सीखनी चाहिए। ठीक है साहब।